खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की तमाम कोशिशों के बीच विभिन्न घटनाक्रम शांति समझौते को लेकर अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। एक तरफ अमेरिका में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच गर्मागर्म बहस देखी गई, तो वहीं यूरोपीय देशों ने अपनी बैठक कर यूक्रेन को और सहायता की घोषणा की। इस सब के बीच पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और रूस के बीच कूटनीतिक बातचीत पर कहीं न कहीं यूरोप और यूक्रेन की नाखुशी दिख रही है। यह रिपोर्ट देखिए। ओवल ऑफिस में यूक्रेन अमेरिका के बीच सार्वजनिक बहस ने न सिर्फ दुनिया को चौंकाया, बल्कि संघर्ष की दिशा और दशा पर भी सवाल खड़े कर दिए। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी के लिए ना कहकर अमेरिका ने सहयोगी देशों को कई संदेश दे दिए कि उसके बिना न तो जेलेंस्की एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, न ही यूरोपीय देश यूक्रेन की रक्षा करने में समर्थ हैं। हालांकि अमेरिकी झिड़की के बाद जेलेंस्की को कुछ राहत ब्रिटेन में आयोजित रक्षा सम्मेलन में मिली, जहां स्टामर ने 14,000 करोड़ रुपए के कर्ज की घोषणा कर उन्हें फौरी राहत प्रदान की। ब्रिटेन के कर्ज से यूक्रेन अपने लिए 5,000 एयर डिफेंस मिसाइल खरीदेगा। बैठक में यूक्रेन के लिए अमेरिकी मदद को अहम करार दिया गया। इसी मुद्दे को लेकर बैठक में रणनीति भी बनाई गई, जिसे जल्द ही अमेरिका के सामने रखने की योजना है। ब्रिटेन ने अमेरिका को दशकों से भरोसेमंद साथी बताते हुए आगे भी मदद जारी रखने की उम्मीद जताई। हालांकि फ्रांस, ब्रिटेन और यूक्रेन के मुताबिक ये योजना तभी काम करेगा जब अमेरिका अपनी सुरक्षा गारंटी पर टिका रहेगा। शिखर सम्मेलन के दौरान 4 सूत्री योजना का खाका भी पेश किया गया, जिसके तहत यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखना और रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना शामिल है। यूक्रेन को किसी भी शांति वार्ता का हिस्सा होना चाहिए और भविष्य में किसी तरह के हमले को रोकने के लिए यूक्रेन की रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया गया। सम्मेलन के दौरान यूक्रेन में आंशिक युद्ध विराम पर प्रस्ताव लाया गया, लेकिन योजना को हरी झंडी नहीं मिली। ल्यूक पोलार्ड के मुताबिक युद्ध विराम पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोपीय सहयोगी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि यूक्रेन में स्थायी और टिकाऊ शांति कैसे लाई जाए। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध विराम के प्रस्ताव पर सहमति बन सकती है, जिसमें जमीनी लड़ाई शामिल नहीं होगी। बहरहाल रक्षा सम्मेलन के ठीक बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक बार फिर अमेरिका के साथ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने की इच्छा जताई। जेलेंस्की ने कहा कि व्हाइट हाउस में हुई बहस का अमेरिका या यूक्रेन को नहीं, बल्कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फायदा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि संघर्ष में कीव अमेरिका की अहमियत को समझता है, इसलिए यूक्रेन शांति के लिए सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है। बहरहाल क्रेमलिन ने ब्रिटेन के रक्षा सम्मेलन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूरोपीय देशों की मंशा सिर्फ संघर्ष को लंबा खींचने की है, जो निश्चित ही शांति योजना से संबंधित नहीं है, क्योंकि शांति के लिए रचनात्मक पहल की जरूरत होती है, जो जेलेंस्की के रुख से साबित नहीं होता। यूरोपीय देशों को चेतावनी देते हुए क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा कि अगर जब्त की हुई रूसी संपत्ति को यूक्रेन को सौंपने का प्रयास किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल कुमार त्रिगुणायत, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अनिल जी, पिछले 3-4 दिन में जो कुछ हुआ है, व्हाइट हाउस में क्या हुआ, जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में वहाँ पर क्या हुआ, वो सब ने देखा। उसके बाद लंदन में एक बैठक होती है यूरोपीय देशों की, और वहाँ पर कहीं ना कहीं यूरोप को और मदद देने की बात होती है। इस सब के बीच क्या कुछ लगता है आपको, जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि एक उम्मीद जग रही थी कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो अब खत्म हो जाएगा, ये जो कुछ हो रहा है इससे कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि ये युद्ध और बढ़ सकता है। इस तरह के जो बयानात आ रहे हैं, इस तरह की जो मदद दी जा रही है यूक्रेन को, या अमेरिका की ओर से जिस तरह से यूक्रेन के लिए रुख है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए जोशी जी, मेरा मानना ये है कि हम एक बहुत बड़ा एक चरण देख रहे हैं इंटरनेशनल अलाइनमेंट्स के अंदर। अभी तक ट्रांस अटलांटिक अलायंस जिसको कहते थे अमेरिका और यूरोप के बीच में, उसमें काफी दरार आ रही है ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसको एक तरह कंटिन्यूएशन में देखें तो जो जेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रम्प या वाइस प्रेसिडेंट वांस के बीच हुआ, वो एक बड़ा इमेच्योर डिस्प्ले था। ये इस तरह के जो इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं वो बिहाइंड द कॉरिडोर डिसाइड होते हैं। ये पब्लिक स्पैड नहीं हो सकती है, खासतौर से जब यूक्रेन पूरी तरह अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसका खामियाना मैं समझता हूँ उनको भुगतना पड़ेगा, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है।
तो अमेरिका अब इसमें आगे बढ़ने वाला नहीं है किसी भी तरह से, जब तक कि यूक्रेन पूरी तरह से चेंज अप्रोच लेकर के नहीं आता है। इस बीच में हमने देखा है कि देखिए जर्मनी में एक नए इलेक्शन हुए हैं, नया तरह का प्रेसिडेंट है वहाँ पर, और फ्रांस और यूके के जो हैं देश जो यूरोप को लीड करते हैं, और उन्होंने अपना एक अलग से नज़रिया बनाया कि हमें यूरोप को स्ट्रॉन्ग करना है। और यूरोप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनके वक्त इस वक्त में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि किस तरह से यूक्रेन को बेहतर, क्योंकि यूक्रेन भी यूरोपियन कंट्री है, वैसे तो रशिया भी एक अपने आप को यूरोपियन कंट्री मानता है और है भी यूरेशियन कंट्री। तो अमेरिका इस वक्त चाहता है कि किसी तरह से युद्ध हो, खत्म हो, और इसके लिए उनका पहले से चला आ रहा है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो लगातार उसको सपोर्ट करना चाहते हैं और किस मुद्दों पर हो। लेकिन अभी मुझे लगता है जिस तरह के डिस्कशंस हुए हैं और अभी आगे ब्रसल्स में भी होंगे कि अमेरिकन सपोर्ट के बिना या इन्वॉल्वमेंट के बिना यूक्रेन की ना रक्षा हो सकती है, ना ही कुछ आगे बात बढ़ सकती है। सीज फायर के लिए मुझे लगता है कि सब कंट्रीज अब तैयार होंगे धीरे धीरे, और एक तरह से ये होगा कि यूरोपियन कंट्रीज बोलेंगे कि हम अगर आगे कोई झगड़ा होता है तो यूरोपियन कंट्री सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की क्षमता रखने चाहते हैं। अमेरिका उसमें मैं नहीं समझता कि एक तरह का अगर आर्बिटर होगा तो वो ये बात को आगे बढ़ाएगा। उसने पहले भी अनिल कहा जी, है सबके प्रेसिडेंट बीच ट्रंप ने। एक सवाल ये भी उठता है कि जो अमेरिका का रवैया है वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप अभी हाल ही में जीत कर आए हैं, उन्होंने अपने लोगों से जो वादे किए हैं वो वादे पूरे करने हैं, तो इंटरनेशनल पोलाइटी से ज्यादा कहीं ना कहीं घरेलू राजनीति हावी नहीं हो रही है इस पर? देखिए अब प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा से, मैं जहां तक समझता हूं कि वो युद्ध के खिलाफ है। बिजनेसमैन है, उनका ट्रांजैक्शन और डील मेकिंग उनका एक हॉबी भी है और एक प्रैक्टिस, उनके एक्सपर्टीज भी है। तो ये तो एक अच्छी बात है, अगर कोई युद्धों को रोकना चाहता हो तो वो जरूर इस बात में प्रेसिडेंट ट्रंप की आपको मानना पड़ेगा कि वो युद्ध के खिलाफ है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन वो दूसरी बिल्कुल। तरह से जैसे ट्रेड, टैरिफ्स, ये सारी चीजें लगा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो डोमेस्टिक तो है ये नेचुरली, क्योंकि उससे पहले से भी वो, और अमेरिका भी तो सफर कर रहा है, सारी दुनिया सफर कर रही है इस वॉर के थ्रू। ये खाली अकेले रूस या यूक्रेन ही नहीं सफर कर रहा है, दूसरे सारी दुनिया सफर कर रही है इस चीज से। तो वार युद्ध को कभी ना कभी तो रोकना है, उसको रोकने के लिए कोई ताकत ऐसी बड़ी चाहिए जिसकी गारंटीज हो। आपको याद होगा रशिया में प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रेसिडेंट बाइडेन से कहा था कि हमें आप एक गारंटी दीजिए कि ये नेटो में जेलेंस्की नहीं शामिल होंगे, यूक्रेन नहीं शामिल होगा। उन्होंने वो सिक्योरिटी गारंटी नहीं दी, तो युद्ध हम देख रहे हैं आज की डेट में। अब अगर किसी तरह से सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन मांगता है और उसको यूरोपियन कंट्रीज देते हैं और रशिया एग्री कर जाता है, तो मैं नहीं समझता कि उसमें इतनी समस्या आएगी। लेकिन अमेरिका इस वक्त में अगर अपना हाथ खींच लेता है तो बाकी सारे देश जो हैं वो मजबूर हैं इस बात के लिए कि किसी न किसी तरह की सीज फायर होगी। आने वाले दिनों में क्या कुछ होते हुए आप देखते हैं, क्योंकि एक तरफ तैयारी चल रही है प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात करवाने की, उसकी व्यवस्थाएं इस वक्त पे की जा रही हैं, दूसरी तरफ एक ये जो खनिज डील है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है इसमें, और जेलेंस्की का कहना है कि वो तैयार हैं खनिज डील करने के लिए, हालांकि उनका भी उसमें कुछ पक्ष है और शायद वो पक्ष अभी पूरा नहीं हुआ इस बार और वो उसको पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले दिनों में किस ओर जाता हुआ देखते हैं आप? देखिए जहां तक खनिज डील की बात है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाहते थे, उसको एक तरह के बताना चाहते थे कि भाई हमने इतना खर्चा किया है तो हमें उसका कुछ फायदा मिलना चाहिए। लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है कि उनका ये भी कहना है कि अब हम जो अगली सरकार आएगी उसी के साथ में हम खनिज डील साइन करेंगे। तो मुझे ये भी एक, प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद भी कहा है कि भाई ही इज नॉट इलेक्टेड। तो ये बात भी एक बड़ा, इसका मतलब है कि जेलेंस्की पर्सनल फैक्टर में एक लीडर होने की वजह से उनकी पोजीशन भी थोड़ी खतरे में है इस वक्त में। दूसरी बात जहां तक मैं समझता हूं कि अब यूरोपियंस के साथ फिर कंसल्टेशन होगा, आप देखेंगे कुछ आएंगे वो प्रेजेंट करेंगे जो इनके प्रपोजल्स हैं। हालांकि अभी तो खुद ही एग्री नहीं कर पाए हैं, यूरोप खुद एक पेज पे नहीं है पूरी तरह से, ना ही वो इतने में सक्षम है कि पूरी तरह लड़ाई लड़ सके। तो मैं समझता हूं कि अभी थोड़े दिन और हमें वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किस तरह से आगे बात बढ़ती है। अंतिम सवाल सर, संक्षेप में बताइएगा, व्लादिमीर पुतिन के लिए ये सिचुएशन क्या विन विन की सिचुएशन है, किस तरह की सिचुएशन है जो अभी क्रिएट हुई है? देखिए व्लादिमीर पुतिन के लिए विन विन की सिर्फ इसलिए है खास तौर से कि रशिया और अमेरिका के बीच के जो संबंध हैं वो अब सुधर रहे हैं। अगर चाहे ये डील हो या ना हो, सीज फायर हो या ना हो, अमेरिका और रशिया के संबंध सुधरने शुरू हो गए हैं। उनकी एम्बेसीज दोबारा से पूरी तरह रीओपन हो रही हैं, आगे से ट्रेड और
इनवाइट किया है उन्होंने अमेरिकन कंपनीज को, तो अगर वो सब खुल जाता है और जो सैंक्शंस इतनी बड़ी बड़ी लगी हुई हैं रशिया के ऊपर में वो खुल जाती तो रशिया के लिए तो ठीक है। ठीक है सर। सर हमारे साथ बने रहिएगा, एक और खबर है उस पर अभी हम आपसे बातचीत